हाँ, तो अपन लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं आज बेसिकली सिस्टेमिक लूपस नेफ्राइटिस। प्रियंका सचदेवा में थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो मैं फर्रे और प्रियंका से मिला के जितने इंपॉर्टेंट थे वो जोड़ दिया हूँ। सबसे मेन पॉइंट्स इसमें क्या होता है पता है? ये जो ल्यूपस नेफ्राइटिस होता है ना, ये सबसे मेन है इसका। और इसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स दिख रहे होते हैं, ये मेन होता है, ठीक है ना। पैथोजेनेसिस मैंने निकाल के कहीं कहीं से किया अलग अलग बुक से। और तो देखते हैं तो कितने पार्ट्स में पढ़ेंगे बेसिकली, क्या होता है वो समझेंगे इसके बारे में, कितने टाइप्स का अपने बॉडी में दिख सकता है वो, इनके क्या क्या कारण है हो सकते, वो अब कारण हुआ तो अपने बॉडी में मैनिफेस्ट करने के लिए इसका क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। तो क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस हुए और क्लिनिकल फीचर, सिंपल। तो इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं क्या हो रहा है बेसिकली। तो ये क्या है, इतना तो पता होगा ना, सिस्टेमिक लिपोस नेफ्राइटिस होता क्या है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन है ना। तो ऑटो इम्यून कंडीशन मतलब क्या, ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होंगी, तो वही प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज। तो ये स्पेसिफिक ऑटो एंटीबॉडीज़ का नाम क्या है, अन्ना। अन्ना मतलब क्या, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, ठीक है ना। तो ये अन्ना एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, देखो दो तरीके से काम, न्यूक्लियस के अगेंस्ट बन रही है ना, तो या तो डायरेक्ट न्यूक्लियस के रिसेप्टर से बाइंड करेंगी और टिश्यू को डैमेज कर देंगी, या तो ये एंटीजन नॉर्मल एंटीजन से एंटीबॉडी है तो ये एंटीजन से बाइंड किया तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स अलग अलग टिश्यू में जाके डिपॉजिट होगा और वो टिश्यू में डैमेज हो जाएगा। तो या तो डायरेक्ट एंटीबॉडी खुद डैमेज कर रही है, या तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो जाके टिश्यू को डैमेज कर रहा है, ये इन जनरल हो रहा होता है, ठीक है ना। और ये हाईली हेट्रोजीनस होता है। हेट्रोजीनस मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मेरे को ऐसे ली हुआ और मेरे एक दोस्त को ऐसे ली हुआ, तो हो सकता है मेरे में कम बीमारियाँ हो उसमें ज़्यादा हो, या मेरे में ज़्यादा उसमें कम हो। मतलब डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल में कैसा उसका रिस्पॉन्स है, उस बेसिस पे डिपेंड कर रहा होता है। और इसमें बहुत सारे ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, सबसे मेन होता है किडनी, तो इसको तो याद ही रखो, और सबको बाद में देख लेना, जैसे कि लंग्स, जॉइंट्स, हार्ट, ठीक है ना। एटलीस्ट किडनी तो याद रख लो, ठीक है ना। तो अपना ये इंट्रोडक्शन क्या हुआ कि ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होंगी, अगर वो डायरेक्ट डैमेज कर सकती है न्यूक्लियर रिसेप्टर से बाइंड करके, या तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना रही है वो जाके टिश्यू में डिपॉजिट हो रहा है और टिश्यू डैमेज हो रहा है। हाईली हेट्रोजीनियस की हुआ क्योंकि डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे उसका रिस्पॉन्स। और ये ऑर्गन इफेक्ट में सबसे मेन कौन सा अपना किडनी है, सिंपल। तो चलो इसका कारण समझते हैं। तो कारण इसका क्या है, तीन है। सबसे पहले बाहरी, अपना एक बाहरी कारण है, बाहरी कारण का अपन लोग क्या बोल रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और दो अंदरूनी कारण है। अंदरूनी कारण कौन सा है, एक तो जेनेटिक फैक्टर्स और एक इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर, सिंपल। तो देखो अपना पहले जेनेटिक फैक्टर समझते हैं। तो देखो नॉर्मल अपने बॉडी में अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है ना, तो उसमें एक HLA-DQ जीन होता है, HLA-DQ जीन। तो ये क्या है, नॉर्मल अगर है तो इसका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा, तो जो प्रोटीन बनेगा ना सेल सरफेस पे, जो प्रोटीन बनेगा वो SLE के लिए ससेप्टिबल नहीं होगा कि SLE इसमें हो सके, इसमें एंटीबॉडी बाइंड ना कर सके, सिंपल इतना समझ लो। तो इसको नहीं होगा। लेकिन अगर ये जीन है तो जीन में क्या पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब समझ में आया? एक इस टाइप का जीन बन गया, एक दूसरे टाइप का जीन बन गया, एक अलग टाइप का। तो एक दूसरे टाइप का जीन बना, उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलीमॉर्फ, HLA-DQ जीन, पॉलीमॉर्फ, ठीक है ना। तो उसका जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हुआ तो इसके कारण जो ये प्रोटीन बना, देखो इसका कलर अलग था, एकदम ग्रीन था, ये अलग टाइप का बन गया। तो ये जो जीन है इस पर एंटीबॉडीज बाइंड करके अपने डैमेज कर सकती है, तो ये ससेप्टिबल टू SLE हो गया। तो समझ में आया, जेनेटिक फैक्टर में कौन सा एक शब्द याद रखना है, HLA-DQ जीन, सिंपल। उसके बाद तो अपना गेम खेल लो। दूसरा अपना क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में अब चलो पहले दोनों अंदरूनी समझ लेते हैं। तो एक जेनेटिक फैक्टर समझ लिए, अब इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर समझ लेते हैं। तो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर को समझने के लिए अपने को बैठ के समझना पड़ेगा, मतलब क्या, SIT, सिट। तो एस मतलब क्या, ऐसे जीन आपके अंदर हो जो कि ससेप्टिबल जीन्स हैं। ऐसे ससेप्टिबल जीन मतलब क्या, जो आपके सेल्फ टॉलरेंस को ही डिमोलिश कर रहे हो। सेल्फ टॉलरेंस मतलब समझ में आता है, आपकी एंटीबॉडी आपकी अगेंस्ट तो नहीं बन रही है, आपके एंटीजन के अगेंस्ट। अगर अब जैसे आपकी बॉडी में आपके खुद के भी एंटीजन होंगे, वो घूम रहे होंगे, उसके अगेंस्ट तो एंटीबॉडी नहीं बन रही ना, उसको अपन लोग सेल्फ टॉलरेंस कहते हैं। तो ऐसे जीन जो कि उसको डिसरप्ट करते हैं उसको अपन लोग ससेप्टिबल जीन कह रहे हैं, ठीक है ना। उनके जीन जो कि सेल्फ टॉलरेंस को डिसरप्ट कर रहे हो। दूसरा क्या, इम्यून कॉम्प्लेक्स, तो अभी पढ़ के आए कि या तो एंटीजन एंटीबॉडी डायरेक्ट अटैक कर रहा था, या तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होकर डैमेज हो रहा था। दूसरा क्या हो गया, इम्यून कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन और उसके कारण टिश्यू का डैमेज होना, ठीक है ना। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आ रहा है ये। तीसरा अपना क्या है, टी से अपना हो गया टाइप 1 इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन, जो टाइप 1 इंटरफेरॉन होता है ना, वो किसको स्टिमुलेट करता है, बी सेल को। और बी सेल का अपना फॉर्मेशन के कारण क्या होगा, बी सेल क्या क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है ना, सिंपल। टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए होता है, बी सेल किसके लिए होता है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। तो बी सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करा रहा है। और टिश्यू डैमेजिंग एंटीबॉडी बन रही है जो कि अपने एंटीजन को टारगेट कर रही होंगी। सिंपल नाम याद करना है कैसे, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर चार नाम याद करना है। किसके अंदर, SIT के अंदर। एस मतलब ससेप्टिबल जीन, आई मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स, और टी मतलब टाइप 1 इंटरफेरॉन और टिश्यू डैमेजिंग एंटीबॉडी, सिंपल। अब अपना है इन्वायरमेंटल। दो बाहरी चीज़ देख लिए, बाहरी में एक जेनेटिक और एक इम्यूनोलॉजिकल। जेनेटिक में अपन लोग कौन सा जीन देखे, HLA-DQ जीन। और अपना इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में अपन लोग ने किसको देखा, SIT को देखा, ठीक है ना। ससेप्टिबल जीन, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और टाइप 1 इंटरफेरॉन। अब अपन लोग देखते हैं क्या, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आता है, देखो आप बाहर से कोई ऐसा ड्रग ले लीजिए जैसे कि हाइड्रोलाजीन,
प्रोकेनामाइड, है ना, आपको बताना हाइड्रोलाजीन क्या करता है, ठीक है। प्रोकेनामाइड तो मैं बता रहा हूँ एंटी एरिथमिक ड्रग होता है। दूसरा हार्मोनल फैक्टर, जैसे फीमेल को होने के चांसेस ज़्यादा होता है ये, या तो आपको रेडिएशन हो गया उसके कारण आपके अंदर म्यूटेशन हो गया तो यूवी रेडिएशन, सिंपल। तो ये अपना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बाहरी के दो अंदर की चीज़ और एक बाहर की चीज़, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। तो ये अपने बॉडी में कर कैसे रहा होगा, तो देखो अपन लोग पढ़ के आए ये ससेप्टिबल जीन, यूवी रेडिएशन, ये सब कारण करा सकता है। तो देखो ससेप्टिबल जीन है, ये ससेप्टिबल जीन अपना सही नहीं है, सेल्फ टॉलरेंस को ख़राब कर रहा है। तो कैसे ख़राब कर रहा है, बेसिकली ये एबनॉर्मल बी और टी सेल का प्रोडक्शन कराता है, और एबनॉर्मल बी और टी सेल्स बने तो वो ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाएगा जो कि सेल्फ न्यूक्लियर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होंगी, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या होगा, देखो बेसिकली सेल्फ रिएक्टिंग सेल्स बन जाएंगी, बेसिकली जो ऐसे बी और टी सेल्स है जो कि ऐसी एंटीबॉडी बना रही है जो अपने अगेंस्ट ही काम कर रही है। तो ये कैसे सेल्स हो गया, अपने अगेंस्ट ही काम करने वाले सेल ना, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इंक्रीज लोड ऑफ सेल्फ रिएक्टिंग सेल्स जो अपने अगेंस्ट ही काम करती हैं। दूसरा, जैसे यूवी रेडिएशन आया ना, मान लो, तो देखो यूवी रेडिएशन आया, वो अपने सेल को डैमेज किया, सेल को डैमेज करेगा तो उसका एपोप्टोसिस होगा। अब मान लो एपोप्टोसिस हुआ तो उसके कारण छोटे छोटे जैसे मान लो ये सेल है, उसके अंदर एपोप्टोसिस हुआ तो ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनते हैं ना, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, एपोप्टोटिक बॉडीज। अब इनका क्लियरेंस मान लो नहीं हो रहा है, इसको अच्छे से अपन लोग खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा, अब बॉडी है तो उसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट्स भी पाए जाएंगे, तो न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट है तो उसके अंदर उसका एंटीजन भी होगा, तो इंक्रीज लोड ऑफ न्यूक्लियर एंटीजन। तो देखो अपने पास ऐसी सेल्स आ गए जो अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सकती है, और अपने पास ऐसा पूरा लोड आ गया जिसके पास एंटीजन है, तो अपने पास एंटीबॉडी का ही पूरा लोड आ चुका है और एंटीजन का ही पूरा लोड आ चुका है। तो वही एंटीजन और एंटीबॉडी पूरा मिक्स हो जाएंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स कौन खा लेगा, एपीसी। एपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, सिंपल, ठीक है ना। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को खा लेगा। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के अंदर कौन कौन आता है, बादाम, बी सेल, डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफेजेस। तो देखो अभी तक क्या हुआ, बेसिकली ससेप्टिबल जीन था, ससेप्टिबल जीन अपना सेल्फ टॉलरेंस को अफेक्ट कर रहा था, कैसे, बाई फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिंग बी और टी सेल, और सेल्फ रिएक्टिंग बी और टी सेल सेल्फ रिएक्टिंग एंटीबॉडी बनाएगा। और अपने पास सेल्फ का एंटीजन कहाँ से आया, यूवी रेडिएशन से सेल डैमेज हुआ तो एपोप्टोसिस हुआ, पर वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ का क्लियरेंस नहीं हो पाया, और क्लियरेंस नहीं हो पाया तो क्या होगा, एंटीजन का फॉर्मेशन हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स खा लेंगी, और जब वो खा लेंगी तो कौन कौन सा, एक बी सेल था और डेंड्राइटिक सेल था। देखो जब बी सेल में अंदर घुसा ना तो वो टोल लाइक रिसेप्टर से, यही जो अपना एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ना, ये टोल लाइक रिसेप्टर से, इसलिए मैंने ये लाइन बनाया है, टोल का डायग्राम बनाया, तो टोल लाइक रिसेप्टर से बाइंड करेगा। डेंड्राइटिक सेल के अंदर भी गया तो भी टोल लाइक रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा। तो अब यहाँ पे इंटरफेरॉन का काम आएगा, ठीक है ना। तो ये जो टोल लाइक रिसेप्टर से जैसे ही बाइंड किया ना तो एक प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेरॉन गामा का प्रोडक्शन हो रहा होगा। जबकि डेंड्राइटिक सेल्स में जा रहा होगा ना तो क्या होगा, वो बनाएगा टाइप 1 इंटरफेरॉन। यहाँ पे कौन सा इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन गामा, और यहाँ पे कौन सा इंटरफेरॉन है, टाइप 1 इंटरफेरॉन। अब ये टाइप 1 इंटरफेरॉन क्या करता है, वापस से बी सेल को स्टिमुलेट करता है। वही देखो यहाँ पे बी सेल के अंदर घुस रहा था ना, तो बी सेल को स्टिमुलेट किया, और स्टिमुलेट करके क्या बनेगा, इंटरफेरॉन प्रोडक्शन। तो अंत में अपने को बनाना क्या है, इंटरफेरॉन गामा का ही प्रोडक्शन कराना है। और जब इंटरफेरॉन गामा बहुत सारा बनता है ना तो एपोप्टोसिस होता है, और एपोप्टोसिस होगा तो भाई ये जो एपोप्टोटिक लोड बढ़ा हुआ था ये और बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा, तो ये साइकिल चलते जाएगा और अपना गेम डैमेज होते जाएगा, सिंपल। तो अपना क्या हो रहा है, बेसिकली ससेप्टिबल जीन बन रहा है तो उसके कारण अपना ऑटो रिएक्टिंग सेल्स बन रहा है, और यूवी रेडिएशन के कारण अपने पास एंटीजन पाए जा रहे हैं, तो ये ऑटो एंटीबॉडी बन गया, ऑटो एंटीजन अपना सेल्फ एंटीजन बन गया, दोनों रिएक्ट करके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया, सेल खाया, सेल के अंदर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट था, टोल लाइक रिसेप्टर, उन दोनों से बाइंड किया तो डेंड्राइटिक सेल के अंदर एक प्रोटीन निकला, कौन सा, टाइप 1 इंटरफेरॉन, उसने स्टिमुलेट किया बी सेल को, और बी सेल तो पहले से स्टिमुलेटेड चल रहे, तो नेट इंटरफेरॉन गामा का प्रोडक्शन हुआ, तो एपोप्टोसिस हुआ, एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट किया तो छोटे छोटे एपोप्टोटिक बॉडीज बनी, पर उसका क्लियरेंस नहीं होगा, तो फिर ये साइकिल और चलता जाएगा, सिंपल। तो यही होता है सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाइटस में। तो देखो कहाँ कहाँ ये टाइप्स, इसको लास्ट में देखेंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं है, पहले देखते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या दिख रहे होंगे। तो सबसे मेन चेंजेस किस में दिखता है, किडनी में। तो किडनी में ना ये 6 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में काम करते हैं, कितना डिग्री ये डैमेज कर दिया है उस बेसिस पे। तो देखो पैथोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या दिख रहा है इसके, किडनी को मेन अफेक्ट कर रहा है ना, तो किडनी सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटस के अंदर ल्यूपस वाला पार्ट वही बता रहा है कि एसएलई का पार्ट है, और नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन, तो वही अपने किडनी को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, ल्यूपस नेफ्राइटिस, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या 6 केसेज अपन लोग पढ़ रहे हैं, ये 6 केसेज क्या क्या है, अब डायग्राम को ध्यान देखते जाओगे ना तो काम होते जाएगा। देखो पहला क्या है, ल्यूपस नेफ्राइटिस सबके नाम में आएगा। पहले अपना मिजेंजियम को देख रहे हैं, मिजेंजियम पता है ना, सपोर्टिंग टिश्यू होता है आसपास का, नेफ्रॉन के आसपास का। तो देखो मिजेंजियम तो पहला है, थोड़ा सा पार्ट मिजेंजियम का इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, मिनिमल मिजेंजियल ल्यूपस नेफ्राइटिस, ठीक है ना। फिर बहुत सारे एरिया इन्वॉल्व हो गया, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, मिजेंजियल प्रोलिफेरेटिव ल्यूपस नेफ्राइटिस। फिर देखो
अपना जो लेंस है एक जगह फोकस कर दिए अपन लोग, तो इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, फोकल ल्यूपस नेफ्राइटिस। फिर देखो इसको बहुत जगह फैला दिए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूज ल्यूपस नेफ्राइटिस, ठीक है ना। फिर अपना देखो नॉर्मल मेम्ब्रेन हल्का सा इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या मेम्ब्रेनस ल्यूपस नेफ्राइटिस, और उसमें फिर एडवांस स्टेज आ गया, बहुत जगह हार्डनिंग हो गई, तो एडवांस स्क्लेरोजिंग ल्यूपस नेफ्राइटिस, सिंपल। तो पहला क्या था, सिंपल या चालू किए मिजेंजियम से, तो ये क्या मिजेंजियल ल्यूपस नेफ्राइटिस, फिर उसको फैला दिए मतलब क्या मेम्ब्रेनो मिजेंजियल प्रोलिफरेटिव ल्यूपस नेफ्राइटिस, फिर एक जगह फोकस किए मतलब क्या फोकल ल्यूपस नेफ्राइटिस, फिर उसको अलग जगह फैला दिए मतलब क्या डिफ्यूज ल्यूपस नेफ्राइटिस, उसके बाद अपना आ गया मेम्ब्रेनस, उसको हार्ड कर दिया मतलब क्या एडवांस स्क्लेरोजिंग ल्यूपस नेफ्राइटिस। तो अब नाम समझते आते हैं, तो देखो मिनिमल मिजेंजियल ल्यूपस नेफ्राइटिस में इम्यून कॉम्प्लेक्स, बेसिकली इम्यून कॉम्प्लेक्स समझ में है ना, ये देखो यहाँ पे अपन लोग देख के आए थे डैमेज कैसे हो रहा था, या तो एंटीबॉडी डायरेक्ट डैमेज करता था, या तो एंटीजन से बाइंड करता था, एंटीजन एंटीबॉडी जाके टिश्यू में डैमेज हो रहा था। तो वही यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है, इम्यून कॉम्प्लेक्स है, वो कहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, मिजेंजियम, इसलिए इसको अपन लोग बोल रहे हैं मिनिमम मिजेंजियल, ठीक है। अब वो मिजेंजियल सेल का प्रोलिफरेशन होने लग गया, तो उसको अपन लोग बोलेंगे मिजेंजियल प्रोलिफरेटिव ल्यूपस नेफ्राइटिस। अब देखो मिजेंजियम से अंदर आए अपन लोग, पहले तो सपोर्टिंग टिश्यू को डैमेज कर रहे थे, अब उसके अंदर आए मतलब क्या ग्लोमेरुलस को आए, तो ग्लोमेरुलस में अगर लेस देन 50% ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, फोकल ल्यूपस नेफ्राइटिस, और ग्रेटर देन 50% इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूज, मतलब थोड़ा सा एरिया इन्वॉल्व हो रहा था फोकस, और पूरा एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा तो क्या बोल देंगे, डिफ्यूज ल्यूपस नेफ्राइटिस, सिंपल। अब उसके अंदर आए तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन पे देख रहे हैं अपन लोग क्या हो रहा है, ये देखो सिंपल सी बात है, लेयर से अपन लोग चल रहे हैं। देखो ये क्या होता है, ये अपना ग्लोमेरुलस है, ये अपना बोमन्स कैप्सूल है, और इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, मिजेंजियम। तो पहले मिजेंजियम को पूरा अफेक्ट किए, मतलब मिनिमल मिजेंजियल ल्यूपस नेफ्राइटिस, फिर बहुत सारे को इन्फेक्ट किया, मतलब क्या मिजेंजियल प्रोलिफरेटिव ल्यूपस नेफ्राइटिस, फिर इसका फोकल एक पार्ट को अफेक्ट किया तो फोकल ल्यूपस नेफ्राइटिस, फिर पूरी जगह इन्फेक्ट किया तो डिफ्यूज ल्यूपस नेफ्राइटिस। अब मेम्ब्रेन पे आ रहे हैं अपन लोग, तो मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेनस ल्यूपस नेफ्राइटिस। इसमें अब देखो मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो प्रोटीन का लॉस हो रहा होगा ना, तो सीवर प्रोटीन यूरिया दिखेगा, इसलिए इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम से एसोसिएटेड होता है ये। और लास्ट में अपना जो 6th केस है वो एंड स्टेज है, इसमें पूरा हार्डनिंग हो चुकी है मेम्ब्रेन की, मतलब एडवांस स्क्लेरोजिंग ल्यूपस नेफ्राइटिक, तो एंड स्टेज रीनल डिजीज है, इसमें मोर देन 90% ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व हो चुका है, खेम खत्म ही है, एंड स्टेज पे आ चुका है। तो ये 6 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म पैथोलॉजिकल चेंजेस दिखते हैं कि इसमें किडनी में सबसे मेन यही था। अब इसके बाद छोटे मोटे हैं जैसे लंग्स, स्प्लीन, हार्ट, ये सब आता है। तो लंग्स में क्या दिखता है अपने को, देखो यहाँ पे प्लूरा होता है ना, तो उसमें इन्फ्लामेशन को अपन लोग क्या कहेंगे, प्लूराइटिस, और फ्लूइड बाहर निकल जाना मतलब क्या प्लूरल इफ्यूजन। अब देखो इसको अपन लोग ना जूम आउट करके बाहर देख रहे हैं, एल्वेलाई के अंदर क्या क्या दिख रहा होगा, तो देखो लाल लाल से क्या बताना चाह रहे हैं, हीमरेज हो रहा है। ब्राउन से क्या बताना चाह रहे हैं अपन लोग का, फिब्रोसिस हो रहा है। और सफ़ेद सफ़ेद पानी पानी, मतलब सॉरी ब्लू ब्लू पानी पानी से क्या बताना चाह रहे हैं, इडीमा हो गया। ये 3 इस डायग्राम को याद करने से वो याद हो जाएगा। तो लंग्स में देख रहे हो पहले प्लूराइटिस, अब प्लूरल इफ्यूजन। इसको जब जूम आउट किया एल्वेलाई को, तो एल्वेलाई में क्या क्या दिख रहा है अपने को, हीमरेज दिख रहा है अपने यहाँ पे, फाइब्रोसिस दिख रहा है, और इडीमा दिख रहा है। और स्प्लीन देखते हैं, स्प्लीन में क्या दिक्कत आ रहा है। तो स्प्लीन में देखो मैंने नॉर्मल स्प्लीन के आगे एक थिकनिंग बनाई है, ये थिकनिंग क्या है, मतलब कैप्सूल का इसका थिकनिंग होगा, कैप्सुलर थिकनिंग। अंदर सेल्स का नंबर बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो ये है फॉलिकुलर हाइपरप्लेशिया, ठीक है ना। फिर देखो जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज के अराउंड ऐसे थिकनिंग हो जा रही है आर्टरीज की, तो ये ओनियन बना दिया, मतलब क्या इसको ओनियन स्किनिंग कहते हैं, थिकनिंग ऑफ आर्टरीज को ही ओनियन स्किनिंग कहा जा रहा है। और फॉलिकुलर हाइपरप्लेशिया तो पढ़ के है, तो स्प्लीन के अंदर ये सब चेंज दिख रहा है, क्या क्या, एक तो अपना क्या कैप्सुलर थिकनिंग, फॉलिकुलर हाइपरप्लेशिया, और अपना ओनियन स्किनिंग, सिंपल। तो ये अपना स्प्लीन के अंदर दिखा। इसके अंदर अपन लोग ने प्लूरा और एल्वेलाई के अंदर चेंज देखे, और स्प्लीन के अंदर कैप्सूल और उसके सेल्स के अंदर चेंज देखे, और उससे एसोसिएटेड आर्टरीज के अंदर। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में अपन लोग क्या देखेंगे, ऊपर से नीचे आते जाओगे ना तो काम हो जाएगा। देखो क्या है, पहले ब्रेन पे देखते हैं। जनरल है, याद करना आसान होगा। ब्रेन में जब ऑक्सीजन सप्लाई वो सब नहीं पहुंच पाता तो स्ट्रोक आता है ना, तो स्ट्रोक और सीजर तो पता होगा। अगर आप दिमागी रूप से जो पागल होता है उसको अपन लोग क्या कहते हैं, साइको कहते हैं ना। तो साइकोसिस या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब पेरिफेरी में अगर अपना न्यूरॉन का सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा तो, और याद करने में दिक्कत आ रहा है तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो ये सब दिख रहा हो, क्या क्या याद नहीं कर पा रहा है तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, पगला के याद नहीं करवा नहीं पा रहा तो साइकोसिस, और एकदम इसको फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा तो स्ट्रोक या फिर सीजर, सिंपल। अब कार्डियो पल्मोनरी में सोचते हैं, तो उसमें क्या हो रहा होगा, बेसिकली हार्ट की लेयर होती है एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो वही एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। तो एंडोकार्डाइटिस का एक स्पेसिफिक नाम है, लिटमैन आता है ना, तो वही उसी से बनाया गया लिबमन सैक्स एंडोकार्डाइटिस, सिंपल।
और दो ये लंग्स के दो चीज़ दिख रहे होंगे, एक रेनॉल्ड्स फिनोमेना और एक प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है ना। रेनॉल्ड्स फिनोमेना मैंने एक वीडियो में पहले भी समझाया था, पर आपको बताना है कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या होता है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये भी इसको समझाना पड़ेगा। तो इसको मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या होता है, पर आपको बताना पड़ेगा कि रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या होता है, ठीक है। तो कार्डियोपल्मोनरी में कार्डियो में अपन लोग समझे एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, और एंडोकार्डाइटिस का स्पेसिफिक नाम क्या है, लिबमन सेक्स एंडोकार्डाइटिस। अब नीचे स्प्लीन, तो स्प्लीन तो पढ़ के हैं अपन लोग, स्प्लीनोमेगली होता है, ठीक है। तो जो जो कम हो रहा होगा, आरबीसी कम हो रहा था, एनीमिया, डब्ल्यूबीसी कम हो रहा है, तो अपना ल्यूकोपीनिया, बेसिकली स्प्लीन ब्लड से रिलेटेड है ना, इसलिए उसको बना दिया। हिमेटोलॉजिकल में एनीमिया दिख रहा है, ल्यूकोपीनिया दिख रहा है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दिख रहा है। फिर पेट में आओ तो पेट में वही सब दिक्कतें, दर्द हो रहा होगा, डायरिया हो रहा होगा, खाने का मन नहीं कर रहा होगा, नोजिया वोमिटिंग, सिंपल। बस सिस्टम्स को याद करो कि कौन कौन सिस्टम को जोड़ेंगे। यूरिनरी में अपन लोग देखे मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा था, ग्लोमेरुलस पे अफेक्ट हो रहा था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, प्रोटीन यूरिया, हिमेचूरिया, सिंपल। और देखो तो अभी तक क्या क्या पढ़े, ब्रेन में क्या दिक्कत आ रहा है, याद नहीं कर पा रहे हैं, पगला जा रहे हैं, स्ट्रोक आ जा रहा है। कार्डियोपल्मोनरी में क्या देखे, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, और क्या ये रेनॉल्ड्स फिनोमेना, प्लूरल इफ्यूजन। अब अपना जिसमें स्प्लीन वाले में क्या देखें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को अफेक्ट करने वाला एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में तो नॉर्मली याद कर लो, बस सिस्टम का नाम समझ के रखो। यूरिनरी में अपन लोग जब पैथोलॉजिकल चेंजेस समझ में आए थे ना, तो उससे जोड़ लो, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और प्रोटीन यूरिया। और मस्कुलोस्केलेटल में क्या क्या है, क्या क्या आता है, मसल स्केलेटन में मसल होते हैं, जॉइंट होते हैं, मतलब और उन साइनोविल उसमें मेम्ब्रेन होता है ना, तो साइनोवाइटिस, अर्थराइटिस और मायोसाइटिस। तो याद करने वाला, जैसे जहाँ पे लिबमन सैक एंडोकार्डाइटिस पढ़े थे ना, वैसे यहाँ पे ये पढ़ लो क्या, स्वान नेक फिंगर। देखो फिंगर कैसे दिख रहे हैं आपके, ये अलग टाइप के दिख रहे हैं, तो स्वान नेक फिंगर इसमें पाया जाता है, ठीक है। और सबलेक्सेशन ऑफ हाइपरलेक्सिसिटी ऑफ जॉइंट, मतलब जॉइंट्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो हाइपरलेक्सिसिटी ऑफ जॉइंट। चलो, तो ये सिस्टम फैक्टर कौन कौन से, न्यूरोलॉजिकल, सीएनएस वाला, मतलब सॉरी सीवीएस वाला, फिर अपना हिमेटोलॉजिकल, जीआईटी, अपना किडनी, और फिर मस्कुलोस्केलेटल। लास्ट में अपना एक जनरल याद कर लो क्या है, इंटेग्यूमेंट्री। देखो अपना जो क्वेश्चन आएगा ना, मान लो क्लिनिकल केस में, तो उसमें ये दो पॉइंट आ सकते हैं, डिस्कॉइड रैश और मलार रैश। क्या क्या, देखो पहले तो एलोपेशिया, बाल का लॉस हो जाना, उसमें भी वही मैं बताया था, ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन होता है, एंटीबॉडी अपने हेयर फॉलिकल्स के अगेंस्ट काम कर रही है। दूसरा फोटो सेंसिटिविटी, और तीसरा क्या, रैश। रैश इसमें क्या दिख रहा होगा स्किन के ऊपर, दो टाइप का रैश दिख सकता है, देखो ऐसे लाल लाल छोटे छोटे दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्कॉइड रैश। और ये एक तो रैश दिख रहा है ना अपना, ये नाक है, ठीक है, नाक के, और ये चीक है, तो चीक से होते हुए नाक के होते हुए पूरा ऐसे बटरफ्लाई बना रहा है ना, तो उसको अपन लोग बोलते हैं मलार रैश। तो मलार रैश कैसे होता है, बटरफ्लाई शेप का पैटर्न, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, चीक पे और ब्रिज ऑफ नोज पे। तो अगर ये क्वेश्चन लिखा है ना कि उसको मलार रैश पाया गया या फिर बटरफ्लाई शेप पैटर्न पाया गया रैसेस का, तो समझ लेना किसका केस बोल रहा है, एसएलई का केस बोल रहा है। डिस्कॉर्ड रैश सिंपल समझ में आ रहा है, छोटे छोटे पैचेस दिख रहे होंगे लाल लाल, कहाँ कहाँ, फेस, स्कैल्प, नेक पे, सिंपल। तो ये सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। तो इसको कैसे पढ़े अपन लोग, इंट्रोडक्शन समझे कि ऑटो इम्यून कंडीशन था जिसमें एंटीबॉडी अन्ना बन रही थी, वो डैमेज या तो डायरेक्ट कर रही थी या तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स करा, ये हेट्रोजिनस है। और सबसे मेन ऑर्गन अफेक्ट कौन हो रहा था, किडनी अफेक्ट हो रहा था, ठीक है। इसका एटियोलॉजी को अपन लोग ने एक बाहरी फैक्टर और दो अंदरूनी फैक्टर से याद किए थे, मतलब क्या, दो, एक जेनेटिक फैक्टर HLA-DQ, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में SIT का याद किए थे, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को तो चलो अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिर पैथोजेनेसिस में अपन लोगों ने क्या देखा, एक तो जीन को ख़राब किए और यूवी रेडिएशन, इसने एंटीजन अपने सेल्फ रिएक्टिंग एंटीबॉडी बनाया, ये एंटीजन बनाया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जहाँ जहाँ जाके इसको किसने खाया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने, और फिर इंटरफेरन गामा बनाया उसने और एपोप्टोसिस करा दिया, सिंपल। इसके पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हुआ, एक तो किडनी में सबसे मेन 6 मोर्फोलॉजिकल फॉर्म दिख रहा था, और लंग्स और स्प्लीन को अफेक्ट कर रहा था, सिंपल, ठीक है ना। और क्लिनिकल फीचर में सारे मेजर सिस्टम्स को पढ़ लो, और एक इंटेग्योमेट्री वाला सिस्टम हो गया, सिंपल। चलो।